हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक है हमारा कोशिका यानी कि सेल। इससे पहले हमने कोशिका की 2 क्लासों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में कोशिका के बेसिक को समझा और दूसरी क्लास में हमने कुछ कोशिकाओं के बारे में समझा था, जैसे कि जीवाणु कोशिका में क्या है, जंतु कोशिका में क्या है, पादप कोशिका में क्या है। और आज हम कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग आते हैं उन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कोशिकांगों के बारे में पढ़ने से पहले मेरे दोस्त, हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में जान लें, क्योंकि कोशिका के बाहर का जो आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से घिरा होता है। तो देखो मेरे दोस्त, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है। तो देखो, ये मान के चलो आपकी एक कोशिका जब पादप कोशिका, ये आपकी जंतु कोशिका। तो देखो, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, या आपकी 5 जगत में से किसी भी जगत के जीव की कोशिका हो, चाहे वो प्रोटेस्टा हो, चाहे वो आपका मोनेरा हो, चाहे प्रोटेस्टा हो, कवक हो, चाहे तुम्हारा पादप हो, या आपका एनिमेलिया यानी कि जंतु हो, यानी कि इन 5 जगत में से किसी भी जगत के किसी भी जीव की कोशिका होगी, उसमें कोशिका जो झिल्ली होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं, ये आपकी सब में कॉमन होती है। यानी कि सबकी कोशिका के बाहर जो होती है लेयर, उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन जंतु कोशिका को मतलब पादप कोशिका को छोड़कर समस्त जगत के जीवों में क्या, ये आपको जंतु कोशिका में तो नहीं मिलेगी। आपको क्या बोलते, सॉरी, ये जो आपकी पादप कोशिका है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा झिल्ली और मिलेगी, ये वाली। इस झिल्ली का नाम होता है कोशिका भित्ति। तो हम बोल सकते हैं कि जंतु कोशिका को छोड़कर यानी कि समस्त जगत में, या बोल सकते हैं हम कि मुख्यतः पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति और होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के बाद एक और झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये मात्र आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जैसे कि हमारे कोशिका भित्ति नहीं, हम सिर्फ हमारी जो कोशिका है, हमारा जो शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो प्रत्येक कोशिका की जो बाहर जो लेयर है उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो हमारे अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली है, ना कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ किसके पाई जाती है बेटा मेरे दोस्त, ये पादप में पाई जाती है। तो देखो, आज हम पहले कोशिका झिल्ली को समझ लेते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो, कोशिका झिल्ली, तो जो आपकी कोशिका झिल्ली है, इसके बारे में देखो मैं बताऊं आपको, बहुत सारी चीज़ हमें पढ़ना है इसके बारे में। जो आपकी कोशिका झिल्ली है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य कला, और इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, ये इसका रासायनिक नाम है। तो देखो मेरे दोस्त, कोशिका झिल्ली को ही हम सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं, इसी को हम जीव द्रव्य कला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर का जो पदार्थ होता है, अभी आगे आएगा, ये कोशिकांग है आपका जीव द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो संपूर्ण जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम जीव द्रव्य को घेरने वाली कला, इसलिए जीव द्रव्य कला इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नाम ही है, कोशिका झिल्ली आ जाए, प्लाज्मा झिल्ली आ जाए, या जीव द्रव्य कला आ जाए। तो समस्त जीवों में, पादप कोशिका को छोड़कर समस्त जीवों में कोशिका का सबसे भारी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कॉपर फेरोसाइनाइड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो इसके बारे में क्या है। देखो इसके बारे में नेक्स्ट है बात पढ़ें हम
इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो देखो इसका मुख्य कार्य बताऊं मैं। आपकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ घटक होते हैं यानी कोशिकांग होते हैं। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से अलग करती है, लेकिन कुछ घटकों यानी कुछ पदार्थों को ये आने देती है और जाने भी देती है, इसलिए इसको हम चयनित झिल्ली भी बोलते हैं। या फिर एक लाइन में हम बोल सकते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है वो पदार्थों का निष्कासन, वो प्रवेश या निष्कासन पर नियंत्रण करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए हम इसको चयनित झिल्ली भी बोलते हैं। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अर्धपारगम होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो हम इसे लिखेंगे। मुख्य कार्य, कोशिका के घटकों को, कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से अलग करती है, भारी पर्यावरण से अलग करती है, अलग करती है, अलग करती है। या बोल सकते हैं हम इसको मेरे दोस्त, या बोल सकते हैं हम इसको, यह पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण करती है, व निष्कासन पर नियंत्रण करती है या नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। इसलिए इसे चयनित झिल्ली कहती है, चयनित झिल्ली भी कहा जाता है, चयनित झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ये लाइन बिल्कुल एकदम एग्जाम में इसी टाइप की दोनों लाइनें आपसे पूछी गई हैं। कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से, कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से अलग करती है, या बोल सकते हैं हम पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। और कुछ पदार्थों को ये अंदर आने भी देती है और जाने भी देती है, विसरण क्रिया यानी कि डिफ्यूजन द्वारा ये क्या करती है, अंदर आने भी देती है और जाने भी देती है, इसलिए इसको चयनित झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कहा जाता है। इसकी जो प्रवृत्ति है, इसकी प्रवृत्ति अर्ध पारगम्य है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो अर्ध पारगम्य होती है, अर्धपारगम होती है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ये जो कोशिका झिल्ली है वो आपकी प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रोटीन प्लस लिपिड ना आए तो फॉस्फोलिपिड लगा सकते हैं, ऑप्शन में अगर आएगा तो फॉस्फोलिपिड। अगर ऑप्शन में आपको अगर प्रोटीन प्लस लिपिड ना मिले तो आपको ऑप्शन में दिया होगा फॉस्फोलिपिड। तो ये हमने कोशिका झिल्ली से कुछ बातें मतलब जानी। इसका देखो और पॉइंट, कोशिका झिल्ली का जो संबंध होता है, इसका संबंध होता है ER से होता है, ER से होता है, ER से होता है। और इसका एक पॉइंट अभी मैं ही समझा दूंगा, इसकी संरचना का सर्वाधिक मत, इसकी संरचना का सर्वाधिक मत ल्यूड मोज़ेक को जाता है, ल्यूड मोज़ेक को जाता है, मोज़ेक को जाता है। जितने भी आपकी संरचना बनाई उनमें सर्वाधिक मत किसको माना गया, ल्यूड मोज़ेक को जाता है, को माना जाता है।
माना जाता है, जाता है। देखो शुरू से समझो, कोशिका झिल्ली इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला भी इसी को बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है मेरे दोस्त, कॉपर फेरोसाइनाइड है। मुख्य कार्य कोशिका के घटकों को भारी पर्यावरण से अलग करती है या यह पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे चयनित झिल्ली भी कहा जाता है। इसकी प्रवृत्ति अर्धपारगम होती है। ये जो बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली आपकी जो है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। अगर आपको एग्जाम में प्रोटीन प्लस लिपिड ऑप्शन में ना हो तो फॉस्फोलिपिड भी लिख सकते हैं। इसका संबंध ER से होता है। ER का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कुछ कोशिकांग लिखाए थे, जिसमें मैंने ER का फुल फॉर्म बताया था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका से संबंध का मतलब ये है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका के अंदर ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़ी होती है मेरे दोस्त। इसलिए इसका संबंध किससे होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपसे छोटी सी चीज़ पूछी गई, इसका संबंध किससे होता है, क्योंकि आपके ये केंद्रक है। मैंने आपको बताया चित्र में, ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसका संबंध इधर से तो कोशिका झिल्ली से होता है, और पीछे जो होता है वो केंद्रक से होता है। किसका? अंतःप्रद्रव्य जालिका का। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हमने कोशिका और इसका जो संरचना सर्वाधिक मत ल्यूड मोसेक को जाता सर्वाधिक मत, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। आप इसका स्क्रीनशॉट करो। देखो अब हम करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, शेल बॉल। देखो इसके बारे में जाने। कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति में क्या है, कोशिका भित्ति जो आपकी होती है वो जंतु कोशिका को छोड़कर अधिकतर समस्त जगत में, या हम बोलें मुख्यतः यह पादप कोशिका में पाई जाती है। यह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के भी बाहर, यानी कि कोशिका झिल्ली के बाहर का आवरण होता है, या बोल सकते हैं हम पादप कोशिका का जो भारी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति से पहले कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली तो आपकी हर जीव में पाई जाएगी, हर पादप हो, जंतु हो, कोई सा भी जीव हो, आपका जीव है, सजीव जीव है, उसके क्या कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति आपके जंतु कोशिका को छोड़कर, हम बोल सकते हैं जंतु कोशिका को छोड़कर, जंतु कोशिका को छोड़कर समस्त पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। समस्त पादप कोशिकाओं में भारी आवरण होता है, भारी आवरण होता है, आवरण होता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये पादप कोशिका में जो भारी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति आपकी एक अजीवित कठोर भाग होता है। इसका जो काम होता है वो कोशिका को मतलब आकृति प्रदान करना, उसकी नमी रखना, और उसकी मतलब एक मतलब उसको आकार प्रदान करना होता है। यानी कि जैसी कोशिका भित्ति होगी, मतलब इसको ये आकार प्रदान करती है कौन? कोशिका भित्ति पादप कोशिका को। तो हम बोल सकते हैं ये जंतु कोशिका को छोड़कर समस्त पादप कोशिकाओं में भारी आवरण होता है। इसका मुख्य काम लिख सकते हैं, मुख्य कार्य पादप कोशिका में, पादप कोशिका को नमी
आकृति व मजबूत बनाए रखने में सहायक होती है। वह मजबूत बनाए रखने में सहायक होती है, सहायक होती है। यह पादप कोशिका का एक अजीवित कठोर पदार्थ होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, यह पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का अजीवित ठोस कठोर पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, पदार्थ जो सेलुलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज मेरे दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हम पचा नहीं सकते, इसको केवल ये जो जुगाली करने वाले यानी कि जो पशु होते हैं जो इसे खाते हैं पेड़ पौधे पत्तों को, वही इसको पचा सकते हैं। तो ये जो सेलुलोज है ये आपका क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और अगर इसके अंदर भी अगर पूछा जाए कि ये सेलुलोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसैकेराइड शर्करा है, एक पॉलीसैकेराइड भव शर्करा है। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी यह एक पॉलीसैकेराइड भव शर्करा है। क्या है? पॉलीसैकेराइड भव शर्करा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। है सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, या बोल सकते हैं हम इसको सेलुलोज पॉलीसैकेराइड भव शर्करा है, भव शर्करा है, भव शर्करा है। अब देखो आपको मैं सारे वो लिखा सकता हूँ। देखो पादप की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति की कोशिका भित्ति। देखो पादप की तो हमने ऊपर लिख ली, यहाँ जीवाणु लिख लो, जीवाणु की कोशिका भित्ति। देखो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है, और शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। अगर ऑप्शन में काइटिन सिंगल है तो सिंगल आप काइटिन लगा सकते हो, अगर काइटिन ऑप्शन में नहीं है तो काइटिन व हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये मेरे दोस्त कुछ पॉइंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो ये मैं दिख नहीं रहा, इसको हल्का ऊपर लिख देता हूँ। काइटिन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज
लॉज की बनी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कोशिका भित्ति में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ये इतनी सारी लाइनों से हमारी कोशिका भित्ति से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, इसे एक बार और पढ़ लेते हैं हम। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ये जंतु कोशिका को छोड़कर समस्त पादप कोशिकाओं में भारी आवरण होता है। अब ऐसा मत सोच लेना कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, अब कोशिका झिल्ली का कोई काम नहीं, यानी कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति भी इसमें पाई जाती है, किसमें? पादप कोशिका में। इसीलिए आप अच्छे से याद रखना, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति भी होती है पादप कोशिकाओं में। बाकी जितने भी आपके जो जीव हैं, यानी कि जीव में आप जंतु कोशिका बोल सकते हो, जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में, और जीवों में भी कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि हमने ये लिख रखा है सब, जीवाणु में, शैवाल में, कवक में, सब में कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जंतु कोशिका को छोड़कर आप बोल सकते हो कि जंतु कोशिका को छोड़कर समस्त पादप कोशिकाओं में, या मतलब कुछ और जीवों में, केवल जंतु को छोड़कर आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो देखो, मुख्य कार्य इसका क्या है? पादप कोशिका को नमी देना, आकृति देना व उसकी मजबूती बनाए रखने में सहायक होती है। यह पादप कोशिका का अजीवित ठोस पदार्थ है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक मेरे दोस्त क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पचा नहीं सकते। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी क्या है? सेल्यूलोज एक किस कैटेगरी में आता है? ये आता है पॉलीसैकेराइड भव शर्करा के अंतर्गत आता है। ठीक है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है मेरे दोस्त, वो काइटिन की बनी होती है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, काइटिन काइटिन खूब पढ़ा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर एग्जाम, आपके जो एग्जाम में अगर ऑप्शन में काइटिन भी है और पेप्टिडोग्लाइकॉन है और सेल्यूलोज है और नीचे लिखा है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज लिखा है, तो मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर काइटिन व हेमीसेल्यूलोज होगा, ना कि आपका सिंगल काइटिन होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट करो, आगे पढ़ते हैं हम। चलो आगे देखो। एक एक चीज़ और लिख लो इसमें आप, इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है वो पारगम होती है, पारगम होती है। इसके छोटे छोटे कण इसके अंदर जा सकते हैं। और इससे पहले जो हमने कोशिका झिल्ली पढ़ी थी मेरे दोस्त, वो कैसी थी? अर्ध पारगम थी। ये कैसी है? पारगम झिल्ली है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना, नोट कर लेना, पारगम झिल्ली है ये। अब देखो, अब हमने कोशिका के बाहरी आवरण को समझ लिया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब हम पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश हो गए, अब हम पढ़ेंगे कोशिका के कोशिकांग। और सबसे पहला कोशिकांग हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पहले मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ हल्का सा। देखो, मान के चलो ये है आपकी कोशिका, ठीक है। और मैं पहले जीव द्रव्य बता देता हूँ आपको। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, देखो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य होता क्या है मेरे दोस्त? ये आपकी है, मान के चलो कोशिका, और ये आपकी कोशिका झिल्ली। क्या है मेरे दोस्त? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो संपूर्ण तरल पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक। ठीक है, तो देखो यहाँ तक जो भरा रहता है, ये वाला बाहर वाला भाग, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। और ये केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भरा हुआ भाग क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव। तो हम बोल सकते हैं जीव द्रव दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो देखो, पहले तो हम जीव द्रव्य के बारे में समझ लें थोड़ा सा, फिर इसके दोनों भागों को पढ़ेंगे। तो देखो, जीव द्रव, जो जीव द्रव है आपका मेरे दोस्त, पहले तो देखो इसकी खोज कब हुई। जीव द्रव की खोज पुरकेंजे ने की, ठीक है। इसका जो नामकरण किया
जो नामकरण किया मेरे दोस्त, नामकरण डुजार्डिंग ने किया, डुजार्डिंग डुजार्डिंग ने किया। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, हैक्सले। देखो मेरे दोस्त, ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझो। इसकी जो खोज की या इसकी जो संज्ञा दी वो आपकी पुरकेंज ने दी। इसका जो नामकरण किया आपका जीव द्रव्य वो आपका डुजार्डिंग ने किया। और जीव द्रव्य को ही मेरे दोस्त जीवन का भौतिक आधार बताया। ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? हैक्सले द्वारा। तो ये तीनों वैज्ञानिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट है मेरे दोस्त। इसकी खोज पुरकेंज ने की, इसका नामकरण डुजार्डिंग ने, और इसकी जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? हैक्सले ने कहा है। तो देखो आगे मैं एक लाइन लिख दूं, कोशिका के अंदर संपूर्ण तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जीव द्रव्य सजीवों में जीवित एक तरल रवेदार जेलीनुमा तथा चिपचिपा अर्धपारदर्शक पदार्थ है। देखो मेरे दोस्त, ये लाइन अच्छे से समझो। कोशिका के अंदर संपूर्ण तरल पदार्थ को, कोशिका के अंदर ये भी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर संपूर्ण तरल पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की उपस्थिति सजीवों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है बेटा? महत्वपूर्ण लक्षण है। जीव द्रव्य सजीवों में जीवित एक तरल रवेदार जेलीनुमा तथा चिपचिपा अर्धपारदर्शक पदार्थ है। ठीक है, एक लाइन और है इसके लिए मेरे दोस्त। ये जो जीव द्रव्य है आपका रासायनिक दृष्टि से कार्बनिक व अकार्बनिक समूह का एक मिश्रण है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है जिसमें जीव द्रव्य को ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी लाइनें अपने क्वेश्चन बनेंगे इन सारी चीज़ों से मेरे दोस्त। और इसके बाद हम देखो जीव द्रव्य के दो भाग हैं। जीव द्रव्य के हम दो भाग लिख सकते हैं। देखो जीव द्रव्य के दो भाग हैं।
जीव द्रव के दो भाग हैं, जीव द्रव के दो भाग हैं। एक है आपका कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और एक है आपका केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हमें कोशिका द्रव पढ़ना है और केंद्रक द्रव पढ़ना है। कोशिका द्रव देखो, केंद्रक से लेके और कोशिका झिल्ली तक के जो बीच का जो भाग होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव, और ये जो अंदर का जो तरल पदार्थ भरा रहता है इसे कहते हैं हम केंद्रक द्रव। तो मेरे दोस्त, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों से मिलकर आपका जीव द्रव्य बनता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। देखो, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो। चलो देखो, देखो ये दो भागों में बटा है मेरे दोस्त। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। देखो, अब आप कोशिका द्रव देखो, कोशिका द्रव में हम पढ़ेंगे क्या क्या करना है। देखो, कोशिका द्रव, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब कोशिका द्रव जो है आपका कोशिका का 70% भाग का निर्माण करता है। ठीक है मेरे दोस्त। जो कोशिका होती है, कोशिका द्रव है, ऐसे मान के चलो जो कोशिका है, और कोशिका का पूरी का 100% है, तो उसका 70% भाग क्या होता है आपका कोशिका द्रव होता है। और इस कोशिका द्रव का 80% इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव में 80% क्या पाया जाता है आपका जल और ऑक्सीजन पाया जाता है। और जल और ऑक्सीजन में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है आपका ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो ये लाइन हमें इसमें लिखनी है। तो देखो, हम लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य में, देखो कोशिका द्रव्य में लिखते हैं हम, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव्य कोशिका का, कोशिका का 70% भाग का निर्माण करता है। भाग का निर्माण करता है। जिसमें 80%, जिसमें 80% जल व ऑक्सीजन पाया जाता है। जल व ऑक्सीजन पाया जाता है, पाया जाता है। जिसमें भी, जिसमें सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन होता है, तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है। श्वसन संबंधित, श्वसन संबंधित प्रक्रिया, क्रिया सर्वप्रथम
कोशिका द्रव में ही संपन्न होती, कोशिका में ही, कोशिका द्रव में ही संपन्न होती, संपन्न होती। देखो मेरे दोस्त, कोशिका द्रव में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और इसी भाग में, या लिख सकते हम कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, देखो मेरे दोस्त, ये आपके 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंटों से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोशिका द्रव कोशिका का 70% भाग का निर्माण करता है, जिसमें 80% जल व ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना। श्वसन संबंधित प्रक्रिया सर्वप्रथम कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में ही आपके कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जो भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइजोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे जो अपने कोशिकांग हैं वो सारे कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके जीव द्रव में। तो आप बोल सकते हो जीव द्रव के 3 भाग बोल सकते हो, अगर आप ऐसे सोच के बोलो तो, कि ऐसे मान के चलो, एक तो हो गया आपका कोशिकांग, और दूसरा हो गया आपका केंद्रक द्रव, तीसरा हो गया आपका कोशिका द्रव। तो इन तीनों भागों से मिलकर जीव द्रव की रचना होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं हम केंद्रक द्रव की बात करें। केंद्रक द्रव जो होता है, मैंने आपको बता दिया, केंद्रक द्रव और कोशिका झिल्ली जी है अपनी। अब केंद्रक द्रव या दोहरी झिल्ली से घिरा एक, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, हाँ, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। मतलब आपकी जो कोशिका है मेरे दोस्त, ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और इसके अंदर जो भरा होता है वो तरल पदार्थ होता है। केंद्रक द्रव या दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसमें छोटे छोटे केंद्रक द्रव बोल सकते हैं। जिस केंद्रक द्रव है, तो हमें केंद्रक द्रव के बारे में पढ़ना है, ना कि केंद्रक झिल्ली के बारे में। तो हम सॉरी जी अपन हटा सकते हैं। देखो इसके बारे में हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जो केंद्रक द्रव होता है वो केंद्रक झिल्ली की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक द्रव जो होता है आपका, जो क्या, देखो केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एंजाइम की गतिविधि, एंजाइम गतिविधियों का केंद्रक है, एंजाइम गतिविधियों का केंद्रक है, केंद्रक जो है आपका वो एंजाइम गतिविधियों का केंद्र है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए प्लस आरएनए पाए जाते हैं, तथा केंद्र का भी इसी द्रव में धसी होती है। देखो मेरे दोस्त, तो हमें कोशिका द्रव में ये 3 बातें और केंद्रक द्रव में मात्र एक बात याद रखनी है, इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो कोशिका द्रव कोशिका का 70% भाग का निर्माण करता है, जिसमें 80% जल और ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन होता है। श्वसन संबंधित क्रिया
प्रक्रिया या क्रिया सर्वप्रथम कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इसमें ये लिखना हमें केंद्रक द्रव एंजाइम गतिविधियों का केंद्र है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए पाए जाते हैं तथा केंद्र का भी इसी द्रव में दर्शी होती है। तो मेरे दोस्त हमारे जीव द्रव के दोनों भाग कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट कोशिकांग यानी कि आप बोल सकते इसको ये हमारा एक कोशिकांग कंप्लीट हो गया, एक कोशिकांग कंप्लीट हो गया। दूसरा जो कोशिकांग है हमारा मेरे दोस्त केंद्रक है। इसके बाद फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट करो फिर हम केंद्रक की ओर चलते हैं। देखो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा जो आपका है कोशिकांग वो है आपका केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस। देखो मेरे दोस्त मान के चलो ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है। देखो आप केंद्रक को समझते, ये आपका केंद्रक है, ठीक है। और ये केंद्रक है जो आपका है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कैसी झिल्ली से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर एक होती है आपकी केंद्रिका और ये होते हैं आपके क्रोमेटिन धागे, यानी कि गुणसूत्र के मतलब गुणसूत्र जो होता है वो इन टुकड़ों में डला रहता है जिन्हें हम क्रोमेटिन धागे बोलते हैं या रेसे बोलते हैं इनको। तो देखो अब हमारे चार भाग किस तरीके से बनेंगे मेरे दोस्त। तो देखो पहली बात तो केंद्रक जो है आपका, केंद्रक के बारे में आप पढ़ लो, फिर इसके चार भाग हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो चार भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप केंद्रक के बारे में पढ़ो। देखो केंद्रक की जो खोज की मेरे दोस्त, केंद्रक की जो खोज की वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। बात करें हम केंद्रक जो होता है, केंद्रक केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है। केंद्रक केंद्रक कोशिका की गतिविधियों का केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता या नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोलर कहा जाता है। कंट्रोलर कहा जाता है। देखो केंद्रक से ये मेन बातें आपकी। केंद्रक को आपको पता ही है कि कोशिका के बीच में मध्य में स्थित होता है। इसमें इसकी जो सर्वप्रथम जो मतलब खोज की केंद्रक की वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसलिए केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोलर इसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्त हमने ये केंद्रक के बारे में दो बातें पढ़ी अच्छे से। इसके बाद हमें केंद्रक के भाग पढ़ना है। देखो केंद्रक के भाग कौन कौन से होते हैं। देखो केंद्रक के आपके चार भाग होते हैं। देखो पहला होता है आपका केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या जाल, केंद्रक झिल्ली। दूसरा जो होता है आपका
केंद्रिका, सॉरी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तीसरा जो होता है आपका केंद्रिका, और चौथा जो होता है आपका वो होता है आपका क्रोमेटिन रेशे। ये 4 भाग होते हैं मेरे दोस्त किसके, केंद्रक के। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन रेशे। अब ये चारों भाग मैं आपको इस केंद्रक में पहले उपस्थित बताता हूँ कि ये कौन कौन सी जगह होते हैं, फिर हम इनको चारों भागों को एक एक करके पढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो ये जो आपको दिख रही है ये वाली लेयर, ये डबल लेयर होती है, तो इसको दोहरी झिल्ली बोलेंगे। अभी केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक द्रव्य की बात आई तो देखो कोशिका के अंदर वाला हमने तरल पदार्थ, इसको क्या बोल दिया था, इसको हमने बोल दिया था केंद्रक द्रव्य। तो जैसे ही केंद्रक के अंदर का जो तरल पदार्थ होगा ये वाला, इसे बोलेंगे हम केंद्रक द्रव्य। केंद्रिका की बात करें तो ये केंद्रिका होती है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, बिखरी पड़ी होती है, इसे केंद्रिका बोलते हैं। ये जो गुणसूत्र के टुकड़े ही होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है मेरे दोस्त, इसको देखो हम हटाते हैं। देखो केंद्रक के चारों भाग हैं। पहला हमें पढ़ना है केंद्रक द्रव्य, वो सॉरी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली ये हमें पहला भाग है। तो केंद्रक झिल्ली में क्या पढ़ना है, यह झिल्ली, यह दोहरी झिल्ली होती है, यह दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसमें केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। देखो मेरे दोस्त, लिखा है केंद्रक झिल्ली या एक दोहरी झिल्ली होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये लाइन अपनी क्लियर हो गई। इसका जो संबंध होता है तो इसमें दो बात और लिखें, इसका जो संबंध होता है या जुड़ी होती है, संबंध अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है, यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से होता है। जैसे हमने वाला कोशिका झिल्ली पढ़ा था, तो कोशिका झिल्ली का संबंध भी किससे होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका से। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है, आंतरिक परिवहन यानी कि आंतरिक रास्ते का निर्माण करती है। उधर तो मतलब जो उधर की साइड जुड़ी होती है केंद्रक झिल्ली से, इधर की साइड जुड़ी होती है केंद्रक झिल्ली से, तो बीच का जो पथ यानी कि जो रास्ता बनाती है, आंतरिक पथ का निर्माण कौन करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। भी अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जब हमेशा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका संबंध किससे होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका से। देखो मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको, ये मतलब कोशिका, ये आपका केंद्रक, और ये जो होती है आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इस टाइप की। तो देखो इसका इधर वाला सिरा जुड़ा रहता है केंद्रक झिल्ली से, और ये वाला सिरा जुड़ा रहता है आपका किससे, प्लाज्मा झिल्ली, जीवद्रव्य या कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका संबंध दो कोशिकाओं से, एक तो केंद्रक से और दूसरा किससे, आपका केंद्रक झिल्ली से। चलो आगे,
ये आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी सेकंड वीडियो में अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने चित्र बनाया, उसमें मैंने साफ साफ अच्छे से समझाया है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो। केंद्रक झिल्ली कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय समय या समाप्त हो जाती है, या समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त। केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया दोहरी झिल्ली होती है, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके मतलब जिसमें केंद्रक द्रव्य, आपके देखो दो द्रव्य होते हैं, ये कोशिका, ये केंद्रक द्रव्य, सॉरी ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक द्रव्य। तो यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं केंद्रक झिल्ली में। तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली में तो क्या होता है, जो पदार्थ अंदर के बाहर पदार्थ और बाहर के जो है अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो केंद्रक झिल्ली से आपको ये तीन बातें याद रखना है। अब दूसरा जो हमारा है कोशिका द्रव्य, जो कि हम अभी पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, अभी जीव द्रव्य में। तो चलो यहीं लिख देते हैं हम। दूसरा केंद्रक द्रव्य, दूसरा भाग कौन सा है, केंद्रक द्रव्य। तो देखो केंद्रक द्रव्य में क्या है, या एंजाइम गतिविधियों का केंद्रक है, केंद्र, या एंजाइम गतिविधियों का केंद्र है, गतिविधियों का केंद्र है, केंद्र है। केंद्रक द्रव्य, यह द्रव्य, इस द्रव्य में ऐसा लिख लो आप, इस द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए प्लस आरएनए तथा गुणसूत्र व खनिज लवण पाए जाते हैं। अब ये सारी लाइनें आप मतलब पिछले जो जीव द्रव्य लिखा उसमें हमने कोशिका द्रव्य लिखा, उसमें भी लिख सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ हमने केंद्रक आ गया ना, इसलिए हमने ये वाली लाइन थोड़ी जोड़ दी कि गुणसूत्र खनिज लवण भी पाए जाते हैं। बाकी ये सारी लाइन हम जीव द्रव्य में भी लिख सकते हैं। केंद्रक द्रव्य तो यहाँ भी पढ़ोगे तो भी वही होगा, और जीव द्रव्य में पढ़ोगे तब भी वही होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे अपने दो भाग हो गए केंद्रक के, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य। तीसरा आता है आपका मेरे दोस्त केंद्रिका। तो केंद्र का थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको। देखो मेरे दोस्त, केंद्रिका को हम पढ़ते हैं केंद्रिका, देखो केंद्रिका झिल्ली रहित होती है, मतलब इस पे कोई आवरण नहीं होता, फैली रहती है। केंद्रिका झिल्ली रहित होती है, झिल्ली रहित होती है, अर्थात इस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोई आवरण नहीं होता। बोल सकते हैं हम केंद्रिका की खोज केंद्रिका को सर्वप्रथम फॉलिक फैंटेना ने इल मछली में खोजा। ये विद्युत मछली बोलते हैं इसको, इल मछली में खोजा, या सर्वप्रथम कहाँ पर देखा केंद्रिका को, फॉलिक फैंटेना ने इल मछली में देखा या खोजा, तथा इसका नामकरण यानी कि केंद्रिका का नामकरण, केंद्रिका का
जो नामकरण किया वो किया आपका क्या बोलते हैं, बोमन ने, नामकरण बोमन ने किया। देखो मेरे दोस्त, इससे 4 क्वेश्चन बन गए आपके। जो केंद्र का होती है आपकी, पहली बात तो इस पर कोई आवरण नहीं होता, झिल्ली रहित होती है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, केंद्र का की खोज किसने की, फॉलिक फेंटना ने की। तीसरा पॉइंट मेरे दोस्त, कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो केंद्रक होता है, वो गलत बोल गया मैं, केंद्र का जो आपका केंद्र का होता है, केंद्र का, ये केंद्र का झिल्ली कर दी मैंने, हाँ झिल्ली रहित होती है तो सही है, केंद्र का झिल्ली रहित होती, लेकिन केंद्र का को सर्वप्रथम फॉलिक फेंटना ने कहाँ देखा, इल मछली में देखा। ठीक है मेरे दोस्त, और सर्वप्रथम इसको इल मछली में देखा, और केंद्र का जो नामकरण किया वो मेरे दोस्त किसने किया, बोमन ने किया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब आगे बात करते हैं हम। केंद्र का जो होती है, केंद्र का RNA प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बनी होती है। केंद्र का में RNA का RNA का निर्माण होता है। इसलिए केंद्र का को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो केंद्र का RNA प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, केंद्र का में RNA का निर्माण होता है, इसलिए हम केंद्र का को राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ओके मेरे दोस्त, इसमें एक पॉइंट और लिखना है हमें, केंद्र का कोशिका विभाजन के समय, ऐसा लिखो आप, कोशिका विभाजन के समय प्रोफेस अवस्था में लुप्त हो जाती है तथा टीलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती है। इसलिए प्रोफेज को टेलीफेज के विपरीत माना जाता है, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्त, कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज अवस्था में आपकी जो केंद्रिका होती है वो लुप्त हो जाती है, और टेलीफेज अवस्था में यह दोबारा क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। इसलिए हम टेलीफेज अवस्था को प्रोफेज अवस्था के विपरीत बोलते हैं। ये अवस्था अभी आगे जब हम कोशिका विभाजन पूरा पढ़ेंगे, जब टेलीफेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब आएंगी, तो ये अभी आपको यहाँ अच्छे से याद रखना है। ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, टेलीफेज के विपरीत कौन सी अवस्था होती है, उस टेलीफेज के जो अवस्था, प्रोफेज अवस्था टेलीफेज की विपरीत होती है। और ये कब लुप्त हो जाती है, प्रोफेज में, प्रकट कब हो जाती है, टेलीफेज में। ठीक है मेरे दोस्त,
तो इसलिए टेलोफेज के विपरीत माना जाता है किसको, प्रोफेज को। तो ये आपकी केंद्रका से कुछ बातें थी जो कि हमने अच्छे से लिख ली और स्पष्ट कर दी मेरे दोस्त। अब केंद्रका हमारे 3 भाग हो गए केंद्रक के। अब चौथा जो भाग है आपका वो है आपका क्रोमेटिन धागे या रेसे। आप स्क्रीनशॉट करो, अपन उसे और करते हैं। देखो क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन रेसे या तंतु। देखो क्रोमेटिन रेसे, यह जाल गुणसूत्र के रूप में बिखरे होते हैं, के रूप में बिखरे होते हैं। क्रोमेटिन का जो जाल होता है, जो कि आपका केंद्र के अंदर धागे के समान संरचना होती हैं, ये गुणसूत्र मतलब जो आपके रेशे होते हैं वो एक रूप से क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो हम बोलते हैं यह जाल गुणसूत्र के रूप में बिखरे होते हैं। गुणसूत्र के रूप में बिखरे होते हैं। यह डीएनए का खंड होता है। यह मुख्यतः डीएनए का खंड होता है। डीएनए का खंड होता है। देखो डीएनए के खंड होते हैं। गुणसूत्र समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? मान के चलो ये आपका एक खंड है, ये डीएनए, ये खंड मिलके बना दिया इसका जाल। अब ये जाल बन के ये धागा सा बन गया, ये धागा बनकर आगे चल के क्या बन जाता है, ये बना जाता है क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र बन जाता है। तो गुणसूत्र के रूप में बिखरे होते हैं। जो गुणसूत्र के रूप में बिखरे होते हैं वो एक मुख्य रूप से एक मान के चलो इनको, तो वो क्या होते हैं, डीएनए का एक खंड होता है। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं क्रोमेटिन जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र अगर नहीं है, अगर आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा कि क्रोमेटिन रेशे या तंतु क्या है, तो आप बोल सकते हैं डीएनए का एक खंड है। डीएनए के खंड से ही तो मिलकर क्या बनते हैं, गुणसूत्र। जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनको अगर तोड़ा जाए तो वो क्या होते हैं, वो पहले से ही टूटे होते हैं, तो बाद में जोड़ते हैं। जब गुणसूत्र बनते हैं उससे पहले क्या होते हैं, वो डीएनए ही होते हैं। तो बोल सकते हैं हम इनका मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं को संचित करना या पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ऐसा लिख दो, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। देखो मेरे दोस्त, ये हमारे केंद्रक के चारों भाग हो गए। पहला हमने कौन सा पढ़ा, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक जाल। और एक चीज़ आपको दोस्त मैं बता दूं, केंद्रक के बारे में भूल गया, 2 बातें और लिख लेने आप पहले, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ। केंद्रक के बारे में 2 बातें और लिख लेना। जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका में, यानी कि हम जीव जंतु जितने भी हैं, जानवर है, जंतु कोशिका की, लिखो, जंतु कोशिका की आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। केंद्रक जो होता है आपका वो जंतु कोशिका की आरबीसी में अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे मेढक, जिराफ, लामा, ये जो आपके एग्जाम्पल मैंने बोले हैं, इनमें क्या होता है, इनकी आरबीसी में, जंतु तो है लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है मेरे दोस्त।
तो मैं आज का लेक्चर मेरे दोस्त यहाँ समाप्त करता हूँ, यानी कि मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करूँगा, यानी कि जो हम लेवल से जितने भी मैंने आपको कोशिकांग लिखा है उनमें मैं धीरे धीरे जो एक दूसरे से रिलेट है उस तरीके से मैं आपको कराता चलूँगा मेरे दोस्त। तो आज हमने 3 कोशिकांगों को कंप्लीट कर लिया है ना, और कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को भी पढ़ लिया। मतलब उनको हम कोशिकांग ही बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को, लेकिन वैसे मूल रूप से हमने 2 कोशिकांगों को कंप्लीट करा है आज। एक तो हमने कर लिया जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, एक हमने कर लिया केंद्रक। तो मेरे दोस्त मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा और आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू सो मच।